हेलो स्टूडेंट्स, पिछला हमारा जो वीडियो था उसमें हमने डिस्कशन किया था अबाउट कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि फंडामेंटल जो हमारे ऑपरेशंस थे उसका फोर्थ ऑपरेशन हमने डिस्कशन किया था उसका कॉन्ट्रैक्शन ऑफ अ टेंसर। ठीक है, तो थर्ड हमारा था आउटर प्रोडक्ट, फोर्थ हमारा था कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो ये दो चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी इनर प्रोडक्ट को समझने में। तो आज हमारी जो फिफ्थ फंडामेंटल ऑपरेशन है टेंसर्स का वो है इनर प्रोडक्ट। समझ में आ रही बात? तो मैं आपको बता चुकी थी वैसे तो प्रीवियस वीडियो में कि इनर प्रोडक्ट का मतलब होता है कि आउटर प्रोडक्ट प्लस कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो इसी तरीके से हम इसको डिफाइन कर देंगे। डिफाइन किस तरीके से करेंगे? ऑपरेशन ऑफ two tensors with the outer product and contraction। यानी कि अभी इससे पहले जो हमने दो ऑपरेशंस पढ़े हैं आउटर प्रोडक्ट और कॉन्ट्रैक्शन, उनको अगर दो प्रदिशों के ऊपर लगा दिया जाए तो उससे जो रिजल्टेंट टेंसर मिलेगा हमारा वो किस में कहलाएगा? इनर प्रोडक्ट में कहलाएगा। समझ में आ रही है? तो डिफाइन किस तरीके से करेंगे? ऑपरेशन ऑफ टू टेंसर विद आउटर प्रोडक्ट एंड कॉन्ट्रैक्शन is called inner product of resultant tensor। ठीक है, यानी कि दो प्रदिशों का बाह्य गुणनफल और संकुचन परिणामी प्रदिश का क्या कहलाता है? आंतर गुणनफल। समझ में आ गई बात आपको? तो आप सपोज कर सकते हैं कि सपोज करें कि मेरे पास अच्छा, आप इसको ये जो हमने डेफिनेशन लिखी है इसको हम फॉर्मूला में कैसे लिख सकते हैं? मतलब जस्ट एक ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, बट कोई ऐसे ही शॉर्ट बना लिया गया है ताकि अच्छे से समझ में आए। इनर प्रोडक्ट इज इक्वल टू व्हाट? दैट इज आउटर प्रोडक्ट प्लस कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, यानी कि वो दोनों ऑपरेशन साथ में लगा दिए जाएं, इसलिए फिर मिलता क्या है हमें? इनर प्रोडक्ट। समझ में आ गई? जैसे सपोज करें आपके पास एक टेंसर है ए आई जे के म्यू न्यू, और एक दूसरा टेंसर है आपके पास बी आई जे के ले लिया आपने, एल एम ले लो और रो। ठीक है, ये दो टेंसर है जिसमें ये दोनों टेंसर ही मिक्स टेंसर है, बट ये ए जो है ये फिफ्थ रैंक का मिक्स टेंसर है और ये थर्ड रैंक का मिक्स टेंसर है। समझ में आ रही है? जब आप इन दोनों का क्या करोगे? सबसे पहले स्टेप फर्स्ट आप क्या करोगे? आउटर प्रोडक्ट। स्टेप फर्स्ट क्या करोगे आप? आउटर प्रोडक्ट करोगे, जिसमें मैंने दो प्रदेश ले लिए। आउटर प्रोडक्ट करोगे तो आउटर प्रोडक्ट करने पर जो रिजल्टेंट मैंने मान लिया टेंसर मुझे मिला वो सी, और वो कैसे मिलेगा? इसकी तो फिफ्थ रैंक और इसकी थर्ड रैंक आपस में ऐड हो जाएंगी और क्या मिलेगी? 8 रैंक। ठीक है भाई, तो दो प्रदेश ले लिए हमने, एक तो लिया है ए आई जे के म्यू न्यू और दूसरा है बी एल एम रो। सबसे पहले हम क्या करेंगे? स्टेप फर्स्ट में इसका ऑर्डर प्रोडक्ट करेंगे, तो दोनों का ऑर्डर प्रोडक्ट करने पर एक तीसरा टेंसर मिलेगा सी। उसकी जो रैंक होगी वो कितनी हो जाएगी? आई जे के एल एम म्यू न्यू रो, यानी कि इसकी तो फिफ्थ रैंक है ना, और प्लस इसकी थर्ड रैंक, ये आपस में ऐड होकर के इसकी कितनी रैंक बन जाएगी? 8 रैंक। समझ में आ गई बात आपको? तो ये तो हो गया आउटर प्रोडक्ट। स्टेप सेकंड में आप क्या करेंगे? कॉन्ट्रैक्शन करेंगे, यानी कि जो सी आई जे के एल एम है और म्यू न्यू रो है, ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट होगा किसमें? एक अदर टेंसर में, वो है डी। ठीक है, अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट कब होगा? जब मैं इसके दो इंडिसेस को इक्वल, ठीक है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट कैसे होगा? जब इसके दो इंडिसेस इक्वल हो गए। मैंने सपोज कर लिया, सपोज एम इज इक्वल टू रो हो गया, तो ये कॉन्ट्रैक्ट कैसे हो जाएगा? ए आई जे के एल म्यू न्यू केवल। ठीक है, तो ये तो हमारे पास कितनी रैंक थी? 8 रैंक थी इसकी तो, और इसकी कितनी बच गई? 6। तो हमने कहा ही था कि जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट करोगे किसी टेंसर को तो उसकी रैंक 2 कम हो जाएगी। तो यहाँ पे तो दो जो रिएक्टेंट थे आपके, वो दोनों की रैंक आपस में जुड़ करके 8 रैंक बन गई, और यहाँ पे 8 रैंक से 2 कॉन्ट्रैक्ट होकर 6 रैंक बन गई। समझ में आ गई बात? तो आउटर प्रोडक्ट हो गया, और नंबर स्टेप 2 क्या हो गया आपका? कॉन्ट्रैक्शन। समझ में आ गई? तो आउटर प्रोडक्ट और कॉन्ट्रैक्शन ये दोनों मिलकर के आपका क्या बन गया? इनर प्रोडक्ट बन गया। बात समझ में आ गई आपको? तो इनर प्रोडक्ट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ आउटर प्रोडक्ट एंड कॉन्ट्रैक्शन, अगर हम इन शॉर्ट में कहें तो। समझ में आ गई बात? तो ये तो आपका कंप्लीट हो गया इनर प्रोडक्ट। ठीक है, चलें, तो आपके इसमें वैसे तो इसके आगे क्वोशंट लॉ भी है, मतलब भागफल नियम भी है, जिसमें हम टेंसर्स का डिवाइडेशन भी करते हैं, बट वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में पूछा भी नहीं जाता, अभी तक तो कभी पूछा नहीं गया।
ठीक है। तो अगर ऑपरेशंस पूछे जाएंगे फंडामेंटल टेंसेस के, तो वो तो या तो एडिशन में से होगा या सब्ट्रैक्शन में से होगा, और या फिर इनर प्रोडक्ट, आउटर प्रोडक्ट या कॉन्ट्रैक्शन होगा। ठीक है, तो आप ये 5 अच्छे तरीके से समझ लें। ठीक है, सिंपल है, ऐसा कोई मुश्किल भी नहीं है। अच्छा, इसमें एक जो नोट है वो आप ये ध्यान रखें कि जो इनर प्रोडक्ट होता है, इनर प्रोडक्ट ऑफ टू टेंसेस ओबे कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, यानी कि जो इनर प्रोडक्ट है वो आपका साहचर्य नियम और क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। समझ में आ गई बात आपको? तो मतलब क्रम विनिमय तो ये है कि क्रम बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता, साहचर्य में ब्रैकेट ट्रांसफर हो जाते हैं, आप सभी जानते हो। इसको मैंने डिस्कस किया था एडिशन ऑफ टेंसेस में, मैंने बताया था कि क्या होता है। समझ में आ गए? तो ये बेसिकली ये 5 ऑपरेशन ही पूछे जाते हैं, इन्हीं को आप ध्यान में रखें। ठीक है, तो ये आपका इनर प्रोडक्ट कंप्लीट होगा। एक क्वेश्चन देखिए आप, एग्जाम में जनरली 2 बार आ चुका है वो क्वेश्चन, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है, आपके पास 2 टेंसर हैं। ठीक है, एक टेंसर, दोनों ही टेंसर मतलब एक्चुअली है 3 टेंसर, जिसमें से 2 टेंसर तो है आपके कोवेरिएंट। एक मिनट में क्वेश्चन निकाल लूँ। हाँ, क्वेश्चन ये है कि यदि बी म्यू और सी न्यू 2 प्रतीचर प्रदिश है, कंट्रावेरिएंट है। ठीक है, इफ बी म्यू एंड सी न्यू आर contravariant tensors and A mu nu is a covariant tensor. Covariant tensor. Then prove that A mu nu is a invariant tensor. ये क्वेश्चन भाई 2 बार आ चुका है, एक बार आया 2008 में और एक बार 2011 में, 2 बार क्वेश्चन आ चुका है और पूछा जाता है जनरली। ठीक है, इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है। तो इसे हमें प्रूव करना है कि अगर बी म्यू और सी न्यू कंट्रावेरिएंट है, तो हमें दिख रहा है कि दोनों ही फर्स्ट रैंक के कंट्रावेरिएंट टेंसर है। दिख रहे हैं हमें दोनों पे एक इंडिसेस लगे हुए हैं, तो ये दोनों पे सुपरस्क्रिप्ट लगी हुई है, इसलिए ये कंट्रावेरिएंट टेंसर है। ठीक है, दूसरी बात, इसमें एक तीसरा टेंसर और है ए म्यू न्यू। ये कैसा है? 2 रैंक का कोवेरिएंट यानी कि सहचर प्रदिश है। तो ये दोनों प्रतीचर प्रदिश है और ये है आपका सहचर प्रदिश। आपको बताना है कि ए म्यू न्यू एक इनवेरिएंट टेंसर है। इनवेरिएंट टेंसर मतलब निश्चर प्रदिश है। तो निश्चर प्रदिश मैंने बताया भी था कि क्या होता है कि अगर कोई प्रदिश जो कि फंक्शन है, जैसे मैंने बताया था ना कि अगर कोई आपके पास प्रदिश है और वो फंक्शन है किसका? कोऑर्डिनेट्स का। एस फ्रेम में कोऑर्डिनेट हम टेंसर में बताते हैं x1 x2 x3 इस तरीके से बताते हैं, और एस बार फ्रेम में कैसे बताएंगे? x1 बार x2 बार x3 बार इस तरीके से बताएंगे। ठीक है, अगर दोनों ही फ्रेम में ये फंक्शन इक्वल हो, ठीक है, मतलब एस फ्रेम में 5 फंक्शन है, वो x1 x2 x3 का फंक्शन है। ठीक है, एस डैश फ्रेम में दूसरा फंक्शन है 5 बार, वो किस किस का फंक्शन है? x1 बार x2 बार x3 बार, ये कोऑर्डिनेट्स हैं। ठीक है, इन कोऑर्डिनेट्स को हमने टेंसर फॉर्म में दिखाया, और टेंसर फॉर्म में हम जानते हैं कि कोऑर्डिनेट्स को हम ऊपर इस तरीके से नंबर लगा करके शो करते हैं। समझ में आ गई बात? अगर दोनों फ्रेम में ये इक्वल आ जाते हैं तो आप क्या कहते हो कि वो पर्टिकुलर टेंसर कौन सा टेंसर है? इनवेरिएंट टेंसर है। बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है भाई, तो अब आपको ये बताना है कि ये जो ए म्यू न्यू है वो भी एक इनवेरिएंट टेंसर है। समझ में आ गई? तो कैसे प्रूव करेंगे? सबसे पहले हम उन चीज़ों का यूज़ करेंगे जो क्वेश्चन में दी गई है। हमें क्या दिया है? हमें दिया है कि बी म्यू और सी न्यू क्या है? दोनों ही कंट्रावेरिएंट टेंसर है। तो क्यों ना हम डेफिनेशन लगा दे बी म्यू और सी न्यू की कंट्रावेरिएंट टेंसर में, लगा दे डेफिनेशन। ठीक है, तो देखें, सिंस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब ज़्यादा इधर उधर नहीं घूमना, जितना कहा है आपसे आप केवल उसी को फॉलो करो, अपने आप आंसर आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बी म्यू एंड सी न्यू आर दी contravariant tensor, therefore they will follow the transformation equation of contravariant tensors। बात समझ में आ रही है? तो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन जो हमने पढ़ी है कंट्रावेरिएंट टेंसर की, उसको फॉलो करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो हमने क्या पढ़ी है डेफिनेशन?
कंट्रावेरिएंट टेंसर की कौन है कंट्रावेरिएंट, बी म्यू कंट्रावेरिएंट है, तो बी म्यू का ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे यहाँ पर। और मैंने मान लिया कि इसका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, किस में हो रहा है, सपोज करें बी एम बार में हो रहा है। समझ में आ गई, क्योंकि एक फ्रेम में तो ये है, इसका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है किस में, बी एम बार में। समझ में आ गई बात आपको, ठीक है। अब आप ये देखें कि ये एक हैं इनके ऊपर इंडिसेस, तो यहाँ पे जो चेंजिंग आता है आपके पास पार्शियल डिफरेंशिएशन वो एक ही आएगा, है ना। तो आप कैसे लिखते हो, डेफिनेशन क्या होती है इसकी, ये जो है आपका बी म्यू, ठीक है, ठीक है। तो हम डेफिनेशन यूज करते हैं। तो ये जो है हमारा, देखो मैं आपको बताती हूँ एक्चुअली मैं क्या कर रही हूँ। हमने जो कंट्रावेरिएंट टेंसर की डेफिनेशन पढ़ी थी वो क्या पढ़ी थी कि सपोज करो मेरे पास यहाँ पे बार वाला होता था, है ना। आप कंट्रावेरिएंट टेंसर की डेफिनेशन खोल के बैठना जब मैं ये बता रही हूँ, ठीक है। तो ए आई बार है और दूसरा है आपका ए जे, समझ में आ गई। तो हम क्या कर रहे हैं, ये एस बार फ्रेम को बता रहे हैं एस फ्रेम के रेफरेंस में, समझ में आ गई। फिर आप क्या करते हो, ये जो है ये नीचे आता है डेल एक्स आई बार, और ये जो है ऊपर आता है। फिर हमने कंट्रावेरिएंट टेंसर में एक ट्रांसफॉर्मेशन और पढ़ा था, जिसमें हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया था और पूरे को ऑपरेट किया था, और नीचे हमारे पास कुछ आया था। तो वो क्या आया था हमारे पास, वो आया था हमारे पास ए के, यानी कि इधर आया था एलएचएस में बिना बार वाला, और इधर आया था मेरे पास बार वाला। सपोज करें आप यहाँ पे ए आई बार आ गया, समझ में आ रही बात आपको। तो फिर वो क्या आया था, फिर वो आया था आपका ये जो आई बार वाला है, ये तो आया था नीचे और ये आया था ऊपर, यानी कि एलएचएस का आ गया था ऊपर और इसका आ गया था नीचे। समझ में आ रही है मैं क्या बोलना चाह, एक मिनट, मैं शायद कुछ गड़बड़ कर गई हूँ। ये ए आई बार वाला आता था ऊपर, है ना, और ए जे आता था नीचे। मतलब जो कंट्रावेरिएंट टेंसर की डेफिनेशन है उसमें जो ए आई बार वाला है वो तो आता था ऊपर, और ए जे का जो है वो आता था नीचे। लेकिन जब हमने इसको ऊपर नीचे एक वेरिएबल से मल्टीप्लाई करके पूरा ट्रांसफॉर्मेशन किया था कंट्रावेरिएंट में, आपको याद होगा, तो मेरे पास जो आया था वो आया था ए के इज इक्वस टू, यानी कि इधर तो एल एच एस में बार वाला था और आर एच एस में बिना बार वाला था। लेकिन अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, एक तरीके से इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन कर दूं, यानी कि अगर मैं इसको बताना चाहूँ तो इधर आ जाएगा मेरे पास एल एच एस में बिना बार वाला और आर एच एस में आ जाएगा बार वाला। तो ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगा, तो ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे होगा कि ये जो है आपका ये आएगा अभी भी ऊपर, और ये ए आई बार वाला जो आएगा वो आएगा नीचे। समझ में आ रही है, तो ये ऊपर ये नीचे, बात समझ में आ रही है। यहाँ पे भी ये ऊपर ये नीचे। तो मेन बात ध्यान रखने की है, ये इंडिसेस जिस तरीके से बदलेंगे वो भी वहीं जाएगा इंडिस। समझ में आ गई बात आपको। तो अब यहाँ पे कैसे लिखोगे आप, ये आएगा ऊपर डेल एक्स म्यू और ये आएगा नीचे, यानी कि डेल एक्स एम बार। समझ में आ गई, समझ में आ गई बात आपको। तो ये हो गई मेरे पास इक्वेशन नंबर 1, ठीक। अब मुझे किसका करना है ट्रांसफॉर्मेशन, सी न्यू का। मैंने मान लिया इसका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है सी एन बार में, ठीक है। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये जाएगा ऊपर और ये एन बार जाएगा नीचे। समझ में आ गई। इक्वेशन नंबर क्या बन गई मेरी, 2 बन गई। अब आप क्या करोगे, अब आपका ए म्यू न्यू क्या है, ए म्यू न्यू ये क्या है, कंट्रावेरिएंट टेंसर कोवेरिएंट टेंसर। तो हम डेफिनेशन अप्लाई कर देंगे। देयरफॉर ए म्यू न्यू का किस में करना है, मुझे ट्रांसफॉर्मेशन करना है अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ कोवेरिएंट टेंसर, ठीक है। तो आप कैसे करोगे इसका, इसके लिए आपको मैंने मान लिया कि इसका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, अच्छा कोवेरिएंट है ना, तो नीचे आएगा ए म्यू न्यू और इसमें भी ए आई जे बार में इसका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। तो इसमें क्या होता था, कोवेरिएंट में क्या होएगा, इसमें तो ये इंडिसेस ऊपर जाता था, ये वाला नीचे आता था, इसमें उल्टा होता है, इसमें ये जाता है नीचे, यानी कि डेल एक्स म्यू डेल एक्स न्यू, और ये दोनों जाएंगे ऊपर, यानी कि डेल एक्स आई बार और डेल एक्स जे बार। समझ में आ गई, ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 3। अब आपका काम क्या है, अब आपका काम ये है कि आप इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, ठीक है। करो तो जरा मल्टीप्लाई, 1 को मल्टीप्लाई 2 से, 2 को मल्टीप्लाई 3 से।
ठीक है भाई। तो मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 को। तो अब तक हमने कंट्रावेरिएंट और कोवेरिएंट टेंसर की डेफिनेशन लगाई है, इसके अलावा कुछ नहीं किया है। ठीक है भाई। अच्छा, अब देखें 1 2 3 में LHS को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, ए म्यू न्यू बी म्यू सी न्यू। ठीक है, तो क्या आएगा, ए म्यू न्यू बी म्यू सी न्यू। दोनों तो कंट्रावेरिएंट है, ये कोवेरिएंट है। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे अपन इससे। तो मैंने सिमेट्री के लिए पहले ए फिर बी और फिर सी ले लिया, तो आप भी ये मल्टीप्लिकेशन भी उसी के अकॉर्डिंग ले लेना। ठीक है, तो पहला आएगा मेरे पास डेल एक्स आई बार अपॉन डेल एक्स म्यू डेल एक्स जे बार अपॉन डेल एक्स न्यू, और बी है आपके पास डेल एक्स म्यू अपॉन डेल एक्स एम बार, डेल एक्स म्यू अपॉन डेल एक्स एम बार। ठीक है, और क्या है, फिर ये है आपका सी का डेल एक्स न्यू अपॉन डेल एक्स एन बार, और इधर क्या है, ए आई जे बार बी एम बार सी एन बार। समझ में आ गई। तो ये आपका काम हो गया। अब आप ये देखें कि अगर ये ए म्यू न्यू क्या है आपका इनवेरिएंट टेंसर, तो फिर बार में भी यही आना चाहिए हमारा, सेम टू सेम। समझ में आ गई बात आपको। तो देखें हम क्या करेंगे। देखें, अब हमने पढ़ा है क्रोनेकर डेल्टा। क्रोनेकर डेल्टा की डेफिनेशन पढ़ी है हमने। क्रोनेकर डेल्टा क्या होता है, हमें पता है कि मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, डेल आई म्यू लिख सकती हूँ, इसको क्या लिख सकती हूँ, डेल जे म्यू लिख सकती हूँ बार में। इन दोनों को क्या लिख सकती हूँ मैं, डेल म्यू एम, और इसको क्या लिख सकती हूँ, इसको लिख सकती हूँ मैं डेल न्यू एन, लिख सकता है। और ये हमारे चल ही रहे हैं, इनको मैं ब्रैकेट में मैं बताऊंगी कि इन दोनों को साथ में क्यों लिख रही हूँ। और साथ में हमारे क्या चल रहे हैं, ए आई नीचे है ना, ए आई जे बार बी एम बार सी एन बार। समझ में आ गई। ठीक है, अब देखो, अब ध्यान से देखना एक बार, म्यू आई है ना बार डेल जे म्यू बार, इसको मैं ले रही हूँ किसके साथ, आई जे बार के साथ। ठीक है, एक मिनट, ये न्यू है ना, क्योंकि ये वाला जे ये वाला न्यू है, तो ये वाला भी क्या है, न्यू। फिर इसको ले रही हूँ बी के साथ, इसको ले रही हूँ सी के साथ। तो डेल, ये देखना आपका क्रोनेकर डेल्टा का पूरा काम आ रहा है भाई यहाँ पे, इसीलिए ये क्वेश्चन करवाया है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और क्या बन जाएगा आपका, ये आपका बन जाएगा, इसको मैं ले रही हूँ सी के साथ, तो डेल म्यू एन और सी एन बार इसके साथ आ गया। बात समझ में आ गई आपको। ठीक है, अब आप ये देखो कि मैंने आपको क्रोनेकर डेल्टा की एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, जहां मैंने क्रोनेकर डेल्टा पढ़ाया उसको खोल के देखो, वहां आपको समझ में आएगा। ये जो है मेरे पास, इसको मैं ए आई जे हट जाएंगे, तो ये पता है क्या बन जाएगा, ए म्यू न्यू बार। क्रोनेकर डेल्टा की प्रॉपर्टी खोलो, वहां पे मैंने बताया था आपको, डेल आई जे ए आपके पास अगर क्या है जे, तो ये क्या बन जाएगा, ए आई। ये एक प्रॉपर्टी पढ़ाई है मैंने क्रोनेकर डेल्टा की, ये दोनों हट जाते हैं और ये इसके ऊपर आ जाता है। सही है, तो यहाँ पे ये ए आई जे हट जाएंगे, ए म्यू न्यू इसके साथ। ठीक है, इसी तरीके से ये देखो, इसमें ये एम एम हट जाएंगे, क्या बन जाएगा, बी म्यू बार। इसमें ये एन एन हट जाएंगे, क्या बन जाएगा, सी न्यू 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 बार। समझ में आ गई। इधर क्या चल रहा है हमारे पास, ए म्यू न्यू बी म्यू और सी न्यू। समझ में आ गई। प्रूव हो गया कि जो ये है हमारे पास ए म्यू न्यू, देयरफॉर ए म्यू न्यू इज अ कोवेरिएंट टेंसर। ये क्वेश्चन ही मैंने इसीलिए करवाया क्योंकि इसमें डिराक क्रोनेकर डेल्टा आपका काम आ रहा है। तो क्रोनेकर डेल्टा की प्रॉपर्टी काम आ रही है दो, एक तो ये कि ये जो डेल एक्स आई अपॉन डेल एक्स म्यू है, इसको डेल आई म्यू बार लिखा जा सकता है। ठीक है, दूसरी बात ये है कि ये दोनों मिलकर के दो इंडिसेस है ना जहां पर, तो वहां पे दो क्रोनेकर डेल्टा चाहिए, तो इसमें दो इंडिसेस थे तो दो क्रोनेकर डेल्टा चाहिए, एक है तो एक चाहिए। समझ में आ गई। तो ये एक मैंने प्रॉपर्टी बताई थी आपको। ठीक है, इसी से बनी है ये दूसरी वाली भी, क्योंकि इसमें तो एक एक इंडिसेस था, तो डिराक डेल्टा भी ऐसा काम में लिया था, लेकिन जब दो इंडिसेस आ जाते हैं तो दो डिराक डेल्टा काम में लेते हैं, क्रोनेकर डेल्टा काम में लेते हैं, सॉरी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप इस चीज़ को, इसमें दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी काम में आ रही है। ठीक है, ओके, चलो इसमें अभी इतना रखते हैं इस वीडियो में, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।